नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कौन सा प्लेनेट क्या क्या देता है और किस किस प्लेनेट की आपस में मित्रता है और दृष्टि है। और हम चर्चा करेंगे गंडमूल के ऊपर भी कि जो गंडमूल दोष है वो लगता है तो किस वजह से क्या दिक्कत आती है। और आगे एक चर्चा और करेंगे कार्तिक दोष की। मैं चाहता हूं आज हमारा ये बेसिक का काफी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम ग्रहों से। जैसे हमारे सौर्य मंडल के अंदर काफी ग्रहों की चर्चा की गई है जिसमें से के 9 विशेष हैं जो हमारे ऊपर मेन असर डालते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो इनके कारक तत्व हैं। आज हम उस विषय में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर सूर्य। अब हमें सूर्य से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे पिता, यानी कि जो पिता है वो सूर्य के कारक हैं। और मान, सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, आत्मा, दिल, हड्डियां और हमारा जो जीवन है, जो हमारी कोर है, वो सूर्य है। तो दोस्तों मैं ये बात कहूंगा कि सूर्य हमें इन इन चीजों को देने में सहायक है। और उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। बस दोस्तों हमारी 2-4 वीडियो और रह गई हैं बेसिक के ऊपर, मुश्किल से मुश्किल। उसके बाद फिर हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, जन्म पत्री को पढ़ने का हम वहां से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद मैं अभी सारी बीमारियां, एक्सीडेंट वगैरह सब बेसिक चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि हमारा जो जो हम स्टेप बाय स्टेप चलें और वो हमारा क्लियर होता चला जाए। और जैसे जैसे आपका प्यार मिल रहा है दोस्तों, मुझे बड़ी इस चीज की खुशी है कि आप मेरी बताई गई बातों से संतुष्ट हैं और वीडियो को बड़े प्यार से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अब चंद्रमा, माता जो है चंद्रमा का कारक है। और मानसिक स्थिति हमारी, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, तरलता, मन की शांति, भावनाएं, अशांत मन, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है दोस्तों ये। और जो पानी से रिलेटेड जो भी हमें बीमारी होती है वो भी मतलब चंद्रमा की वजह से आती है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट मंगल पे। मंगल छोटे भाई बहन, और जो सेनापति बोला गया है वो मंगल को बोला गया है। खून का कारक, हिम्मत, हौसला, भड़कीला स्वभाव, शारीरिक क्षमता, भूमि, पुत्र का कारक और खाली जगह का कारक भी मंगल होता है। और दुर्घटना, एक्सीडेंट का कारक भी मंगल होता है। मतलब जो एक्सीडेंट लगता है, चाहे वो आग से दुर्घटना हो चाहे वैसा एक्सीडेंट हो, तो इसका कारक मंगल होता है। अब हम बात करते हैं बुध की। प्लेनेट बुध, कॉन्शियस माइंड जैसे दिमाग, व्यवसाय, लेन देन यानी ट्रेडिंग, वाणी, बोलने का कारक भी बुध है। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी, इसके अंदर जो, अगर हम गाने की कला की बात करें, गायक गायकी का जो गुण मिलता है वो मरकरी की वजह से मिलता है। उसके बाद कंजक देवी, बुद्धि, और जो चमड़ी और स्किन, एक तो होती है ऊपर से स्किन, एक होती है मोटी चमड़ी। और छोटी बहन, मामी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, ये सब बुध से देखा जाता है। अगर जिसका जो जो ये प्लेनेट जो जो मैं बता रहा हूं रिश्ते के हिसाब से, अगर ये खराब होंगे तो वो दिक्कत लाइफ में हमें आनी शुरू हो जाएगी। और बुध जो है हमारे लंग्स का कारक भी है, फेफड़ों का कारक भी है बुध। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति देवगुरु, सबसे अच्छे ग्रह माने गए हैं। औलाद, भाग्य, कर्म का कारक, लाभ और पति का कारक, यानी कि फीमेल्स के लिए पति का कारक बुध, इसको बृहस्पति को माना गया है।
और मान, यश, धर्म, बड़े भाई और चर्बी, मोटापा और पैसा और ज्ञान। अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित है, हम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, हमें ज्ञान मिलेगा नहीं। और जो गुरु को देखा जाता है वो भी बृहस्पति से, कोलेस्ट्रॉल को वो भी बृहस्पति से। और जो हमारे शरीर में मोटापा, अगर कोई बंदा मोटा है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि हमारे लगन के साथ है या लगन के लोड के साथ है। वो आगे हम चल के समझाएंगे और आगे चल के आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ये है दानव गुरु और बृहस्पति है देव गुरु। अब दानव गुरु दुनिया की सभी भोग, योग्य की वस्तुएं, कला, संगीत, खुशबू, चलचित्र, गहने, साज सजावट का सामान, फैशन, सुख सुविधाएं, काम, क्रीड़ा, प्रेम, प्रसंग, सुगंधित पदार्थ, यानी कि जितनी भी ऐशो आराम की चीज है, लग्जरीज है। और किडनी, जो हमारी किडनी है उसके अंदर भी शुक्र का बहुत अहम रोल है। और मेल के लिए जितनी भी मतलब फीमेल्स का कारक भी शुक्र है। अगर उनके चार्ट में शुक्र अच्छा होगा तभी फीमेल यानी कि पत्नी अच्छी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अच्छी का मतलब देखो होता ये नहीं है कि अच्छी अच्छी तो सभी होती हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी हिसाब से उसकी कंडीशन तय करेगा वीनस, यानी कि शुक्र प्लैनेट उसी हिसाब से तय करेगा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि निगम वर्ग के कर्मचारी, दुख, दर्द, परेशानी, अड़चने, बीमारी, अंधेरा, चमड़ा, कोयले की खाने, सरसों का तेल, खेती बाड़ी, रसायन, मुसीबतें, खाली मकान, नौकरी और मोची, ये सब शनि से देखे जाते हैं। और मजे की बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, जितने भी जज और वकील हैं वो भी शनि से देखे जाते हैं। आपको ये डिसाइड करना है, देखना है कि शनि आपके चार्ट में, आपकी जन्मपत्री में कैसा है। वो उसी हिसाब से इन चीजों में से डिसाइड करेगा कि किसको क्या बनाना है। अब जिसकी जो जिम्मेवारी है करेगा तो वही। अब किसी मान लो जैसे घर में अगर हम उदाहरण दें इसका, भाई शनि इतनी चीजें देता है तो ऐसे भी है कैसे। अब मान लो किसी के फादर के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो अपने बेटे का वो कारोबार उसी हिसाब से करवाएगा, जितने पैसे होंगे उस हिसाब से तो करवाएगा कारोबार। तो इसी हिसाब से शनि जितना अच्छा होगा वही दर्जा हमें देगा, चाहे वो जज का हो, चाहे वो वकील का हो, या फिर मोची का हो, और चाहे इस मतलब संबंधित व्यापार का हो। और जो लेबर क्लास, शेड्यूल क्लास, वो भी शनि से देखे जाते हैं। और लंबी बीमारी भी शनि से देखी जाती है और लंबी आयु भी शनि से देखी जाती है। और शनि और सूर्य ही है जो इंसान को पतला रखते हैं, स्लिम। जितने भी पर्सन स्लिम है आप देखना लगन के साथ उनका शनि और सूर्य का संबंध जरूर होगा। वो आगे चल के हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम राहु पे। राहु आगे हम अभी इसी चार्ट में आगे जाकर के चर्चा करेंगे मेल फीमेल की भी, और दोस्ती की, दुश्मनी की क्या होती है, वो क्या लॉजिक है उसके पीछे, कौन सा प्लेनेट जो है मेल चाइल्ड देता है, कौन सा फीमेल, क्या क्या इसके कारक होते हैं। अब राहु की बात करें, इसमें शनि की परछाई बोला गया है, लेकिन जो राहु है वो एक अपने आप में पावरफुल दबंग दबंग प्लेनेट है। क्रूरता, लंबी बीमारी, अंधेरा, और जो जहरीली दवाइयां होती हैं, दवाइयां का मतलब मेडिसिन नहीं है, वो तो सूर्य के अंडर में आती हैं, लेकिन जो जहरीली दवाइयां होती हैं, जुआरी, शराबी, बुरे काम, अंगहीन, नशेड़ी और पुत्र का कारक भी राहु है। वो आगे चल के हम मेल फीमेल में भी चर्चा करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारा जो है यहां तक का क्लियर। अब आप बात करते हैं हम केतु की। दोस्तों केतु को देखते हैं। अब केतु मोक्ष यानी कि मृत्यु का कारक,
केतु, ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज, छोटी बीमारी, नानके, विदेश यात्रा, नकारात्मक ग्रह, मंगल की छाया बोला गया है केतु को। तो दोस्तों केतु है रिसर्चर, और जहां पर केतु प्रबल हो जाए तो स्वयं से भी काट देता है, जहां पर बैठ जाए वो हम प्रेडिक्शन जैसे आगे करेंगे बताएंगे कि हर घर में केतु का एक अलग महत्व है। केतु मतलब जहां पर भी बैठ जाएगा उस चीज से उस चीज को काटने की कोशिश करेगा। काटने का मतलब नेचर वाइज ही वहां से दूर होना शुरू हो जाएगा बंदा, ऑटोमेटिक कुछ ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि वहां से जो पर्सन है अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाएगा। यह है केतु का रिसर्चर। जो रिसर्चर है वो केतु है, मतलब खोदा खादी कहते हैं इसे, गहराई तक जाना। अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये है बल यानी कि डिग्री, जो चार्ट के अंदर मैं बताऊंगा, आप पहले बेसिक समझ लो। मैं बताऊंगा आपको कि चार्ट के अंदर डिग्री की क्या अहमियत है। अब ये देखिए, जैसे 0 से लेके 6 डिग्री, इसमें डिग्री होती है, राशि की भी होती है और प्लेनेट की भी होती है। मगर प्लेनेट डिग्री के हिसाब से काम करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था यानी कि 25% काम करेगा। 6 से 12 कुमार अवस्था, ये 50% काम करेगा हमारे लिए। उसके बाद हम बात करें 12 से 18 युवा अवस्था, जिसमें प्लेनेट हमारे लिए 100% काम करेगा चार्ट के अंदर, 100%। उसके बाद वृद्ध अवस्था यानी कि कम काम करेगा, 18 से 24 काम करेगा मगर कम काम करेगा। और 24 से 30 मृत अवस्था, यानी कि काम करने की जो शक्ति है प्लेनेट की बहुत कम रह जाती है, बहुत कम। और मैंने जो आपको बताया था रेट्रोग्रेड, कंबस्ट वगैरह देखना, वो थ्योरी हमें याद रखनी है। तो दोस्तों ये हमारा यहां तक का क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। डिग्री का एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर हम इस बात पे चर्चा करें कि देखिए 0 से 6, 0 से 6 बाल अवस्था यानी कि बच्चा होता है प्लेनेट। 6 से 12 कुमार अवस्था, मतलब मीडियम होता है। 12 से 18 युवा अवस्था यानी कि फुल पावर, यानी कि 12 से 18 के बीच में जो प्लेनेट ने खेल खेलना है असली, वो इसी इसी प्लेनेट इसी डिग्री के बीच में खेलता है। 18 से 24 वृद्ध अवस्था यानी कि बुजुर्ग, प्लेनेट की पावर जो है कम होती चली जाती है। 24 से 30 यानी कि मृत अवस्था, काम बहुत कम परसेंटेज में करता है वो प्लेनेट। तो डिग्री वाइज भी हमारे जीवन के अंदर बहुत अहम रोल है प्लेनेट का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये ग्रहों के तत्व हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है प्लेनेट, ग्रहों का तत्व। क्योंकि जैसा ग्रह होगा वैसा ही इंसान का नेचर और वैसा ही वो काम उसके लिए डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं ग्रहों की तत्व की। सूर्य और मंगल अग्नि यानी कि फायर, गर्म है इसकी नेचर, अग्नि वाली नेचर है। शुक्र और चंद्रमा ये है जल तत्व। बुध पृथ्वी तत्व। बृहस्पति आकाश तत्व। यानी कि जो आकाश से संबंधित नौकरी होगी, जैसे पायलट, एयर होस्टेस, आप देखोगे उनका बृहस्पति कारक होता है। शनि राहु केतु वायु तत्व, वायु तत्व। तो हम जॉब, बिजनेस, नेचर, हम इससे डिसाइड करेंगे कि बंदे का
जातक का जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, वो कैसी होगी। राशि मैंने आपको बताया था एमएफडी, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, वो इसी थ्योरी पे काम करेगी भाई कौन सी राशि है। अगर राशि भी मूवेबल है और तत्व भी इसके अंदर जल है तो चलने फिरने वाला काम होगा पानी से संबंधित। अगर वायु से संबंधित है और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन गया, उसके बाद बंदे का काम होगा हवाई से संबंधित, हवाई यात्रा से संबंधित। तो ऐसे हम आगे चल करके सीखेंगे। अब लिंग, ग्रहों के लिंग कैसे कैसे मतलब डिसाइड होगा कि भी लिंग कौन सा है, बच्चा लड़का है या लड़की है, कैसे होगा डिसाइड कि भी क्या होगा, भाग्य में क्या है। अब हम इस विषय पे बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम देखेंगे इसको, सूर्य, मंगल और बृहस्पति पुरुष यानी कि मेल, मेल चाइल्ड। चंद्रमा और शुक्र स्त्री यानी कि फीमेल। उसके बाद बुध और शनि नपुंसक ग्रह है। उसके बाद राहु और केतु, इसमें लिख रखा है छाया, लेकिन हम इसके अंदर ये कहेंगे कि छाया का मतलब ये है कि जिसका इसने रिजल्ट देना है तो मैक्सिमम ये मेल चाइल्ड ही देता है। तो मेल चाइल्ड का कारक है राहु और केतु। और आगे हम अब आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की दृष्टि। राहु केतु, दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, मेल चाइल्ड का कारक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रहों की दृष्टि है इसके अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट के अंदर हम बताएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वैदिक और केपी को मिला के बनाया गया है, दोनों का मिश्रण करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर हम आपको आगे बताएंगे। जैसे हम इसके अंदर केतु और राहु की कोई भी दृष्टि नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई भी दृष्टि नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये 180 डिग्री पे होते हैं जन्म पत्री में, और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। बाकी ग्रहों की दृष्टि से ये उसे अपने वश में कर लेते हैं। जिसके साथ बैठेंगे, जिसके नक्षत्र में बैठेंगे, जिसकी राशि में बैठेंगे, और जो इनको देख रहा होगा ये उसे अपने वश में कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें देखने वाली बात है, इसके अंदर हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि तो है ही। अब जैसे सूर्य, मैं आपको ये भी देखो, आप क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब सूर्य है 7वीं दृष्टि, चंद्रमा है 7वीं दृष्टि। एक बार मैं उनकी बात कर लेता हूं जिनकी खाली 7वीं दृष्टि है। बुध है 7वीं दृष्टि, शुक्र है 7वीं दृष्टि। अब हम बात करते हैं बाकी 3 प्लैनेट्स की। किसकी? बृहस्पति की, शनि की और मंगल की। बृहस्पति 5, 7, 9 नॉर्मल है दोस्तों, याद हो जाएगी, मैं आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको इसमें। शनि है 3, 7, 10। उसके बाद मंगल है 4, 7, 8। तो दोस्तों ये हमारा दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत आसान है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दृष्टि के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि केपी में हम कहां पर जो है समझने में फर्क रखते हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैं इसके अंदर वो भी बताऊंगा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के जो प्लेनेट हैं वो पॉजिटिव माने गए हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा, 150 डिग्री का भी उसके अंदर पॉजिटिव माना गया है। तो मैं वो बताऊंगा कि 30 डिग्री में अगर जैसे शनि और, मान लो कि शनि और सूर्य बैठ गए 30 डिग्री में, तो कैसे मित्र बन सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो वो आगे चल के बताएंगे, जब हम इस पे चर्चा करनी शुरू करेंगे पत्री के हिसाब से, तो आगे चल के बताएंगे। तो दोस्तों अब हम जो है प्रैक्टिकल दृष्टि पे आ जाते हैं। आपने ये नोट करना है, नोट कर लो, और बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, समझ भी जाओगे, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट। हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था, सूर्य है और देखिए सूर्य और बुध, ये देखो सूर्य की यहां से 7वीं है, कैसे गिनेंगे हम, मैं आपको मार्किंग करके एक बार दिखा देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जहां पर प्लेनेट बैठा होगा वहां से गिनती शुरू कर देंगे हम ऐसे। तो ये 7वीं है, जहां से प्लेनेट बैठा है 1 2 3 4 5 6, अब हमने ये नहीं गिना तो 1 2 ऐसे करेंगे तो ये 7 हो गया। अब हम इससे भी बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्लियर कर लेते हैं, यानी कि अपने से 180 डिग्री जैसे ये है तो कितनी होगी 7, जहां पे सूर्य बैठा उस घर को भी काउंट करेंगे हम। जैसे अगर हम बात करें 1 और यहां पर 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 180 डिग्री। ऐसे ही बात करते हैं हम चंद्रमा की। ये देखिए एक बार पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर जो इसको बात, ये 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे चलेगा। जिस घर में प्लेनेट बैठा होगा वहां से 7 तक जाएंगे, यानी कि 7वीं दृष्टि सूर्य की होती है और 7वीं दृष्टि ही जो है चंद्रमा की होती है। अब अगर हम बात करें ये देखिए अपने से 180 डिग्री, अपने से 180 डिग्री 7वीं दृष्टि से, दृष्टि बोलते हैं हम 7वीं दृष्टि। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। देखो दोस्तों शुक्र भी अपने से 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये बुध की बात करें 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब अपने से 180 डिग्री पर जहां पर बैठा हो वो हमें काउंट करना है। तो अब ये नेगेटिव बैठा है या पॉजिटिव बैठा है ये हम आगे चल के अभी चर्चा करते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं बुध की दृष्टि की, तो बात हो ही गई थी, शुक्र की हो गई थी, मंगल की। अब देखो मंगल है 4 7 8, 4 7 8। अब देखो जहां पे बैठा है मैंने आपसे ये कहा था कि ये 4 7 8 देख रहा है, 4 7 8। देखो जहां पे बैठा है अगर हम बात करें अपने से 4, सॉरी ये यहां पे अपने से 4 ये रहा, 7 और 8, अपने से 4 7 8 जहां पे बैठा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे ही ये राहु की है, मैंने आपको बताया था राहु की हम कोई भी दृष्टि नहीं मानेंगे, हम राहु की कोई भी दृष्टि नहीं मानेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम राहु केतु की कोई भी दृष्टि नहीं मानेंगे।
अब चलते हैं हम शनि पे और बृहस्पति पे और मंगल पे। अब देखो जितने दृष्टि हैं इसमें, अब हम ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये तो हम नहीं मानेंगे, ये हमारा क्लियर है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंगल की। बात हुई थी मंगल की जो हमारी 4 7 8 की। उसके बाद ये जैसे यहां से 4, जहां पे मंगल बैठा हो वहां से काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद शनि की बात करें 3 7 10। अब हम शनि की बात करते हैं। तीन, 7 और 10। तो दोस्तों शनि की जो दृष्टि है अपने से 3 7 10, तो इसकी 3 दृष्टि मानी गई है। और उसके बाद बृहस्पति 5 7 9। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। अपने से 5वीं, उसके बाद अपने से 7वीं, अपने से 9वीं, ये दृष्टि मानी गई है। तो दोस्तों मैं मानता हूं हमारा ये जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल हमें समझ में आ गया होगा। जैसे हम बात करें मंगल की थी 4 7 8, शनि की थी 3 7 और 10। उसके बाद बृहस्पति की थी यानी जुपिटर की 5 7 और 9। तो दोस्तों जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये है वैदिक और केपी का मिश्रण, क्योंकि केपी के अंदर दृष्टि को नहीं मानते। और मैं आपको दिखाऊंगा कि दृष्टि काम कैसे करती है। आप सब कुछ दिनों के बाद अपना चार्ट देखना, जो भी फ्रेशर हैं जो भी नए हैं वो देखना सीख जाएंगे, और आप मैच करना, जो जो बातें मैं बता रहा हूं आप मैच करके देखना, एक एक बात मैच करेगी। दोस्तों मैं तो एक ही बात को मानता हूं, कोई चीज अगर काम की है तो वो पॉकेट में, नहीं तो डस्टबिन में। अगर कोई चीज काम की नहीं है तो, या अगर कोई नॉलेज हमारे काम की है तो उसको मान लो, भले वो कुछ भी हो, चाहे वो ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, मैं उसको मान लूंगा। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो चीज दिखती है वो बिकती है। भाई आपके पास कोई चीज अच्छी है तो मैं उसको मान लूंगा, अगर ये चीज समझ में आए तो इसे आप मान लेना। तो दोस्तों आप जब आगे देखना सीख जाओगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तब आप इसे मान लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है मित्रता। ये भी हमें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। कैसे समझेंगे मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, केपी के अंदर कोई मित्रता शत्रुता नहीं मानी जाती। पर मैं आपसे एक बात का जवाब चाहता हूं, आगे केपी भी आएगी, हम केपी पे भी पूरी चर्चा करेंगे। आप उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के चलेगा फिर आप देखना कितना बढ़िया काम करता है। अब आप ये बताओ कि अगर हम बात करें शत्रुता की और मित्रता की, देखो इसमें लिखे गए हैं देव ग्रह और इसमें लिखे गए हैं दानव ग्रह। आपने सुना भी होगा देव कुंडली और दानव कुंडली ऐसे भी बोला जाता है। देव कुंडली, यह है देव कुंडली और यह है दानव कुंडली, ऐसे भी बोला जाता है। और यह है ड्यूल नेचर, बच्चे के साथ बच्चे और बड़े के साथ बड़े, जो है बच्चों के साथ बच्चों का रोल अदा करते हैं और बड़ों के साथ बड़े का। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब देखिए मित्र कौन कौन है आपस में। जैसे अगर हम बात करें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। अब बुध इसमें से किस किस का मित्र है? एक तो सूर्य का है और गुरु का भी मित्र ही माना जाता है, सम है मतलब मीडियम। तो
बाकी सबके साथ इसकी शत्रुता है, यानी कि बैर है सबके साथ बाकी बुध का। ये इसलिए बुध की ये मार्किंग, ये है बुध, प्लैनेट बुध। और जितने भी ये वाले प्लैनेट्स हैं सारे के सारे, इनके साथ सबके साथ बुध की मित्रता है, और बाकी इनके आपस में ये एंटी हैं, जैसे ये वाले, ये इनके आपस में एंटी हैं। मतलब ये एक दूसरे को नहीं मानते, एक दूसरे के साथ कोई मित्रता नहीं है। तो ये रोल भी वैसे ही अदा करेंगे जैसे ये अगर आपस में मित्र बैठ गए तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, और अगर आपस में एक मित्र एक दुश्मन तो ये उस घर को सम कर देते हैं। और फिर ये डिग्री के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, किस प्लेनेट की, किस ग्रह की कितनी डिग्री पर कोई प्लेनेट बैठा है, तब वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या रिजल्ट देना है, हमें इस बंदे को गाड़ी कैसे देनी है, इसके साथ माता का रिलेशन कैसे रखना है, फैमिली में पैसा कितना देना है, हमें इसको इसकी इच्छा कैसे पूरी करनी है, इसका नेचर कैसे रखना है। कुछ लोग बोलते बहुत मीठा है, तो वो कैसे, क्या वजह है, वो प्लेनेट। कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं और कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, तो इसका कारक क्या है, प्लेनेट। कुछ लोग बहुत गंदा बोलते हैं, उसका भी प्लेनेट ही कारक है। वो हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि कौन सा प्लेनेट अगर यहां पर बैठ जाए तो वो इंसान गंदा बोलने पर मजबूर हो जाता है। उसको यही नहीं पता होता कि वो किस टाइम और क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और क्या कोई दबंग, क्या कोई ऐसा ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी ऑफिसर किसी ओहदे पर हो और वो अपनी उस चीज का नाजायज फायदा उठाता है, वो भी वजह प्लेनेट ही है। और कुछ बहुत शरीफ होते हैं, ये नहीं है कि शरीफ नहीं होते, ये जो दुनिया टिकी है वो शरीफ और अच्छे लोगों के ऊपर टिकी हुई है, नहीं अदरवाइज कब की खत्म हो चुकी होती। देखो अब इसमें नीचे डिटेलिंग की गई है पूरी प्रॉपर। अच्छे ग्रह आपस में मित्र होते हैं, बुरे ग्रह आपस में मित्र होते हैं। बुध ग्रह की सभी बुरे ग्रहों से मित्रता है, बुध ग्रह की सूर्य ग्रह से भी मित्रता है, बुध ग्रह की गुरु ग्रह से सम मित्रता है। चंद्रमा और मंगल ग्रहों से बुध की अति शत्रुता है, चंद्रमा और मंगल से बुध की अति शत्रुता है। तो हम इस विषय पर आगे जाके बिल्कुल डिटेलिंग में बात करेंगे दोस्तों। तो ये यहां तक का हमारा जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात चलते हैं, करते हैं गंडमूल की। आपने सुना होगा गंडमूल के बारे में, ये भी बहुत एक अहम रोल अदा करता है गंडमूल। गंडमूल की पूजा जाने अनजाने में, ये मान लो दोस्तों, हमारे से रह जाती है। जैसे अगर हम बात करें केशुर, चमरा, खुशबू, केशुर, चमरा और खुशबू, अगर हम बात करें केशुर, चमरा और खुशबू, केतु, शुक्र, सूर्य, चमरा, चंद्र, मंगल, राहु, खुशबू, गुरु, शनि और बुध। तो दोस्तों केतु के नक्षत्र में, अब जैसे मैं बात करूं इसकी, केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, जो बच्चा इन 6 नक्षत्र में पैदा होता है उसे बोलते हैं गंडमूल, यानी कि गंडमूल का नक्षत्र। उसको पूजा करवानी होती है। अगर बुध में तो हो गया तो वो कारोबार खत्म कर देगा, और केतु में हो गया तो एक्सीडेंट करवा देगा। अब ये देखने वाली बात है, जैसे एक नक्षत्र के 4 पदम होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक नक्षत्र के 4 पदम होते हैं, तो 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। ये वाला कॉन्सेप्ट है जो, ये देखो 27 नक्षत्र होते हैं, और देखो 27 नक्षत्र और 4 पदम इंटू 4, 108। जब हम किसी भी माला का जाप करते हैं 108 मनकों का, वो इसीलिए होता है कि 27 के 27 नक्षत्रों की पूजा, उनके नाम का हमने मंत्र जाप कर दिया। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये इसमें 3 नक्षत्र हैं, केतु के अश्विनी, मगा, मूला, और बुध के अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अगर
चंद्रमा जिस दिन इन नक्षत्र में होता है, केतु के में हो या बुध के में हो, तो उस दिन बच्चा हम ये कहेंगे गंडमूल में पैदा हुआ है। और इसमें एक बात और है दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूं, ये गंडमूल नक्षत्र का ही जो है हम पढ़ रहे हैं। और गंडमूल नक्षत्र में क्या होता है, केतु के 3 नक्षत्र, हर प्लेनेट के 3 है, मैंने आपको बताया था। 9 प्लेनेट, ये थंब रूल है, 9 प्लेनेट और उनके हिसाब से नक्षत्र। अब आप एक विशेष बात करो, केशुर, जमरा, खुशबू। आप देखो केतु की अगर हम बात करें, अश्विनी नंबर 1, मगा नंबर 10, इसका भी 1 हो गया, मूला 9 और 1 10, यानी कि 1-1 अंक हो गया तीनों का। अगर हम ऐसे याद करें अश्विनी, मगा, मूला, तो हम ये कहेंगे कि ये जो इसका केतु का नक्षत्र है, क्योंकि 1 नंबर। अगर हम बात करें बुध की, देखो इसमें 9, अश्लेषा, ज्येष्ठा 8 और 1 9, रेवती 7 और 2 9। अगर हम बात करें कि अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, बड़ा सिंपल है, इस चीज को अगर याद करेंगे कि भाई 9 अंक बोल रहा है तो इसका मतलब ये बुध के नक्षत्र है, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम इसको। तो दोस्तों ये यहां तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और इस चीज को हम जितना जल्दी क्लियर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य दोस्तों जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, मान लो जैसे मैं अगर बात करूं, हम इसकी चार्ट की बात करें, इसमें हम सूर्य वाला चार्ट ले लेते हैं। अभी आ गया सूर्य वाला चार्ट। अब हम बात करते हैं 7 की। मान लो कि यहां पर 7 नंबर लिखा है और सूर्य भी लिखा है, तो ये होगी तुला राशि। तो इसका मतलब सूर्य नीच का हुआ, इसका मतलब यहां पर सूर्य नीच का हुआ। ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, 15, मैं आपको एक बार मैं वो लिख देता हूं, देखो आप, 15 अक्टूबर, अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा तुला राशि में उसका जन्म होता है, जबकि ये हम कहेंगे नीच का सूर्य है, उसे लग जाता है कार्तिक दोष। तो कार्तिक पूजा करवानी इसलिए जरूरी है, उससे क्या होगा, देखो लाइफ आराम से कट जाएगी। उससे क्या होगा, अगर सूर्य नीच का होगा तो सभी प्लैनेट्स पे इफेक्ट डाल देता है नेगेटिव, क्योंकि जिसका सूर्य है यानी कि पावर ही जिसकी वीक हो जाए, ये मान के चलो ये ब्रह्मास्त्र है इसका, ब्रह्मास्त्र यानी कि पावर ही जिसकी वीक हो जाए, तो वो जो है उजाला, उजाला मतलब यानी कि हम अगर बात करें कि ये पावर देता है, सूर्य किस चीज को पावर देता है, ये सारे प्लैनेट्स को पावर देता है, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के। तो क्या होगा, सूर्य वीक होने से, चाहे 7 नंबर यहां पर लिखा हो या फिर यहां पर लिखा हो, कहीं पर भी हो, तो हम ये कहेंगे सूर्य नीच का है। तो एक ही जगह पे होगा 7 नंबर, अगर बर्थ चार्ट में होगा तो एक ही जगह पे होगा। तो ये इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है, इसमें कार्तिक दोष हो जाता है जो कि पूजा करवानी अनिवार्य है। वो आप किसी भी विद्वान पंडित से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देगा। जिसका सूर्य 7 नंबर लिखा और सूर्य वहां पर हो, तो वो जो है कार्तिक दोष माना जाएगा। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, मैंने आपको बताया था, चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, वो भी आप इस चीज को भी क्लियर कर लें, ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर उसके अंदर हो तो आप जो है उसकी पूजा करवा लें। गंडमूल के नक्षत्र 6 होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती। अश्विनी, मगा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि मेरी बताई गई बातों से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी आपकी मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों
मैं मानता हूं कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी, और आगे हम इसी तरह जुड़े रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।